गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडेलो क्लासेस में। देखो, कुछ टाइम हमने डिफरेंसेस की सीरीज देखी थी जहां पर हमने एक बार बीएनएसएस की वीडियोस सेक्शन 144 तक कवर कर रखी है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इससे पहले हम सेक्शन 1 से लेके एक सेकेंड सेक्शन 1 से लेके हम सेक्शन 144 तक कंप्लीट बीएनएसएस कर चुके हैं। 144 तक आज हम करने वाले हैं 145 से लेके 147 तक। ये जो हमारा पार्ट है मेंटेनेंस वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्री के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर 10 हम डील करते हैं, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। देखो, यहाँ पे जब हम बात करें भरण पोषण की, तो भरण पोषण 3 लोग प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन है? वाइफ ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। इस क्लास में हम 144 लास्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने 144 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप चैनल पे जाके 144 वाली वीडियो देखो, क्योंकि उसके बाद हमें 144 के बाद हमें 145 से 147 हमें इसी का प्रोसीजर बताता है। क्योंकि 145 ने तो हमें ये क्लियर किया कि मेंटेनेंस कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कितने टाइम के अंदर ले सकता है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये हमें 145 से 147 तक बताता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 145 से 147 तक की, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। देखो, ये जो मैं आपको यहाँ पे बेरेक्ट वाली चीजें बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बेरेक्ट को रीड कैसे करना है, बेरेक्ट को पढ़ना कैसे है। तो बेरेक्ट जब आप डेली क्लास लगाते हो, डेली मैं आपको यहाँ पे बेरेक्ट की एक एक लाइन रीड करती हूँ, देन यही से हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है बेरेक्ट को रीड करना। कैसे हमें एक एक वर्ड और एक एक लाइन को बेरेक्ट को पढ़ना होता है, क्योंकि देखो, जब आप जुडिशरी फील्ड में जा रहे हो तब आपके लिए बेरेक्ट सब इनफ है। बेरेक्ट को ही पढ़ो आप, बेरेक्ट ही जरूरी है। मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप कमेंट्रीज लीजिए ही मत, क्योंकि बेरेक्ट ही सबसे पहला फोकस ही आपका बेरेक्ट होना चाहिए। जब बेरेक्ट आपने कंप्लीट पढ़ ली, बेरेक्ट को समझ लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं इसकी एक्स्ट्रा चीजों की तरफ जाऊं। जैसे कि जब आप एमडीलो क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग यही बताती हूँ कि आप बेरेक्ट लीजिए, बाकी सारी एक्स्ट्रा चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्लास के अंदर ही मैं आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि पहले प्री करना फिर मेंस करना ये एक तरीके का टाइम वेस्टेज है। साथ के साथ तीनों स्टेप को कंटिन्यू करो, क्योंकि जब हम साथ साथ पढ़ते हैं तो उससे हमारा टाइम भी बचता है, प्लस हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा चीजें भी साथ के साथ कवर होती है, और वो हमारे क्या आते हैं, इजी कर देता है एक सेक्शन को पढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको एक एक लाइन जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखो, आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 145 से। 145 कहते हैं प्रोसीजर, प्रक्रिया, कि जिसके अगेंस्ट हम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। सब सेक्शन 1 कहते हैं किसी भी जिले में किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अब जिस पर्सन के अगेंस्ट 144 का ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट कार्यवाही कब की जा सकती है? जब वह जहां रहता है, जहां पर उसका रेजिडेंस है। सेकंड, जहां वह या उसकी पत्नी रहती है वहां पर प्रोसीडिंग की जा सकती है। थर्ड हमें बताता है जहां वह लास्ट टाइम अपनी पत्नी के साथ, जैसा भी मामला हो, या अधर्मज या नाजायज बच्चे की मां के साथ रहता था, या जहां उसके माता पिता रहते थे। अब सेक्शन 144 के अगेंस्ट आप कार्यवाही कर कहां सकते हो, तो इन्होंने हमें 4 चीजें बताई। पहला, जहां वो खुद रहता है। सेकंड, जहां वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। थर्ड, जहां वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ या उस बच्चे के साथ रह चुका है। और फोर्थ, जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं। इन चारों जगह में आप 144 के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कार्यवाही कर सकते हो। एक बार इंग्लिश में देखते हैं कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 may be taken against any person in any district। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहां कर सकते हैं प्रोसीडिंग को टेकन? where he is, जहां वो रहता है। where he or his wife reside, जहां वो और उसकी पत्नी रहते हैं। थर्ड कहता है
कि वेयर ही लास्ट रिजाइड, जहां पर वो लास्ट टाइम अपनी पत्नी के साथ, या एनी केस में भी विद द मदर ऑफ हर इलेजिटिमेट चाइल्ड, जहां वो अपनी इलेजिटिमेट चाइल्ड की माँ के साथ लास्ट टाइम रहा था, या वेयर इज फादर और मदर रिजाइड, जहां उसके माता पिता और पत्नी रिजाइड करते हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 में आप ये हेडिंग लगा सकते हो, 144 की एप्लीकेशन कहां लगाई जाएगी, कि 144 की एप्लीकेशन कहां लगाई जाएगी। सेकंड बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 हमें कहता है ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट भरण पोषण के भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, कि जितने भी एविडेंस आप उस हस्बैंड के अगेंस्ट, उस फादर के अगेंस्ट या उस सन के अगेंस्ट, क्योंकि हम जो भरण पोषण दिला रहे हैं या तो वो किसी का बेटा है, या किसी का पति है, या किसी का पिता है, या फादर है, तो जब आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे रहे हो तो सबसे पहले कि जितने भी एविडेंस आपको लेने हैं उस व्यक्ति के प्रेजेंस में लोगे। मतलब अगर वो व्यक्ति अवेलेबल है तो आप सारे एविडेंस उसकी उपस्थिति में ले सकते हो जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर देना है। या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है तो उसके वकील अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा, कि कोर्ट ने अगर उसको छूट दे रखी है कि तेरे को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, देन जितने भी एविडेंस होंगे उसकी अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाएंगे। सम्मन मामलों के निर्धारित तरीके से, अब देखो यहाँ पे हमारा एक प्री का क्वेश्चन आएगा कि जो एविडेंस है वो किस तरीके से लिया जाएगा। तो जैसा सम्मन ट्रायल में हमें बताया गया है, जो हम सम्मन प्रोसीजर पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारे एविडेंस लिए जाएंगे, या तो उसकी उपस्थिति में, अगर वो नहीं है तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाएंगे, कि ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his advocate and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। और जिस तरीके से हमें सम्मन केसेस में बताया है, सम्मन ट्रायल में बताया है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, एविडेंस लेंगे। तो सेक्शन 2 में लिख सकते हो आप हेडिंग में कि साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में या अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाएंगे। तो सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, सबसेक्शन 2 में हमें बताया कि उसके प्रेजेंस में एविडेंस लिए जाएंगे। लेकिन परंतु कहता है इंपॉर्टेंट है कि यदि मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट भरण पोषण के भुगतान का ऑर्डर दिया है वह जानबूझकर सेवा से बच रहा है या जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित होने में नेग्लिजेंसी कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट मैटर की एक पक्षीय सुनवाई और निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है, कि कोर्ट को पता चला कि ये जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा है, जानबूझ के प्रोसीडिंग से बच रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है। अब देखो ये एक्स पार्टी ऑर्डर जो होता है, एक पक्षीय आदेश जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वैसे जनरल रूल ये कहता है कि दोनों पार्टीज जब उपस्थित हो तभी आप क्या करोगे, एविडेंस लोगे, तभी आप क्या करोगे, ऑर्डर दोगे। लेकिन जब आप दूसरी पार्टी को बुला रहे हो देन वो फिर भी कोर्ट में नहीं आ रहा और आपको पता चल रहा है कि वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा, तब आप क्या कर सकते हो, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकते हो। इट मींस कि एक पार्टी को सुनकर और आप उसका ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जब ये पता चला कि वो जानबूझ के बच रहा है लेकिन एक्चुअल में जब ऑर्डर दे दिया उसके बाद वो उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मेरे पास सफिशिएंट रीजन है कि मैं क्यों नहीं कोर्ट में आ पाया इस टाइम के अंदर, तो क्या करेगा, अगर उसने कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दिया कि मेरे पास एक पर्टिकुलर रीजन था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो कोर्ट उस एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। देन हमें आगे यही बताया है कि और किसी भी प्रकार से दिए गए आदेश को उस तारीख से 3 महीने के भीतर किए गए एप्लीकेशन पर और दिखाए गए अच्छे कारण के लिए अलग रखा जा सकता है, जो ऐसी शर्तों के अधीन है जिसमें विपरीत पक्ष को लागत का भुगतान करने की शर्त भी शामिल है, जैसा उचित समझे कोर्ट। कि मतलब पहली एक चीज, 3 बातें इसमें बता रही हूँ आपको। पहली चीज इसमें कही कि अगर वो जानबूझ की प्रोसीडिंग से बच रहा है तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा।
सेकंड, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि मैं क्यों नहीं आ सका, तो कोर्ट उस एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल भी कर देगा। थर्ड, 3 महीने के अंदर आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं कोर्ट में आ सका, और जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ कि आप नहीं आए जिस वजह से प्रोसीडिंग डिले हुई, इतना खर्चा हमारा एक्स्ट्रा लगा, तो वो खर्चों का भुगतान का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। तो प्रोवाइडेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्स पार्टी ऑर्डर देना। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 3 कि धारा 144 के तहत आवेदनों से निपटाने में कोर्ट को लागत मतलब जितने भी खर्चे हैं के संबंध में ऐसा ऑर्डर देने की शक्ति होगी। तो सबसेक्शन 3 सिंपल बताता है कि कोर्ट जितने भी खर्चे लगे हैं उसके लिए भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। द कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 144 shall have power to make such order as to cost may be just। जो भी कोर्ट को लगता है कि इतने खर्चा लगे तो खर्चे के लिए भी कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है। तो तीनों सबसेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट में एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है, सम्मन मैटर को फॉलो किया जाएगा, प्रोसीडिंग उसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे, सॉरी एविडेंस उसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे, और जितने भी खर्चे हैं उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। देन बात करते हैं सेक्शन 146। अब देखो मैंने लगभग ऐसे मान लो 20 सेकंड में आपको पूरा सेक्शन 145 बता दिया। अब आपकी ड्यूटी पता है क्या बनती है कि एक बार वीडियो को स्टॉप करो, जितनी चीजें मैंने बोली है ना, मतलब उस सेक्शन की सारी जिस्ट मैंने आपको बता दी, वो सारा वीडियो रोको, क्लास रोको और सारी नोट्स में चीजें लिख लो। सेक्शन पहले आपने बेरेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा, जो जो एक्स्ट्रा चीजें है वो आपने लिख ली। इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते हैं। शॉर्ट नोट्स पता है आपको कब हेल्प करते हैं, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हो। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हो तो 3 से 4 दिन जो हमारे लास्ट के बचते हैं, तब हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने, देन हमें सारी चीजें मेंस वाली रिवाइज नहीं करनी होती, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार करना पड़ता है कंप्लीट सिलेबस का। तो यही एक तरीका है, शॉर्ट नोट साथ के साथ प्रिपेयर करो और फिर आप प्रीलिम्स में उसका इजीली रिवीजन कर सकते हो। देन बात करते हैं सेक्शन 146 ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, मतलब कि कोर्ट ने जो अलाउंस दिलाया है, भत्ता दिलाया है, भरण पोषण दिलाया है, उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। भत्तों में परिवर्तन क्या कहा, 144 के तहत मेंटेनेंस या अंतरिम भरण पोषण। देखो लास्ट क्लास में जो आपने 144 सेक्शन वाली पढ़ी होगी, वहां पे मैंने अंतरिम भरण पोषण, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में एक चीज क्लियर की थी कि इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अभी प्रोसीडिंग कंप्लीट करना बाकी है और कोर्ट को लगता है कि मुझे बीच में ही कोई ऑर्डर देना चाहिए। तो जब अभी कंप्लीट प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई है और कोर्ट बीच में ही कोई ऑर्डर दे देता है, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि कोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण दिलाया है, मतलब बीच में ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कि जब 144 के तहत कोई भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता प्राप्त करने वाली किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों में बदलाव के प्रमाण पर उसी धारा के तहत भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दिया जाता है। उसकी पत्नी, बच्चे, पिता या माता के लिए जैसा भी मामला हो, भरण पोषण भत्ते या अंतरिम भरण पोषण भत्ते में मजिस्ट्रेट ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे। जैसे कि जब वाइफ को मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया कि आपको इतना पर मंथ 5,000 रुपए या 10,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, थोड़े टाइम बाद फ्यूचर में चल के उस वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और उसकी सैलरी हो जाती है 15-20 हजार। तो यहाँ पे जब वाइफ की या उस फीमेल की गवर्नमेंट जॉब लगी या जॉब लगी, तो हस्बैंड ये क्लेम कर सकता है कि जब आपने भरण पोषण का ऑर्डर दिया तब माना कि इसके पास कोई ऐसा अर्निंग सोर्स नहीं था, अब एक्चुअल में प्रेजेंट में इसकी जॉब लग चुकी है, तो कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है ना 5,000 या 10,000 का, तो कोर्ट उसमें चेंजेस कर देगा। तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण कोर्ट अपने ऑर्डर में चेंजेस कर सकता है। कि ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन receiving under section 144 a monthly allowance for maintenance or interim maintenance or order under same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother, as the case may be, the magistrate may make such alteration as he thinks fit
इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी। तो कोर्ट को जैसा लगता है वो मेंटेनेंस में, इंटरिम मेंटेनेंस में या अदर सेक्शन 144 के ऑर्डर में चेंजेस कर सकता है, ऑल्टरेशन कर सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं जहां मैजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है, मतलब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के किसी निर्णय के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सिविल कोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, मेंटेनेंस का जो ऑर्डर दे रहा है वो क्रिमिनल कोर्ट दे रहा है। तो ध्यान से सुनना, जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के किसी जजमेंट के परिणाम स्वरूप 144 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, तो वह आदेश को रद्द कर देगा या जैसा भी मामला हो उसमें बदलाव कर देगा। कि अगर कोर्ट को लगता है कि सिविल कोर्ट ने ऑलरेडी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है, यहाँ पर 144 में कोई ऑर्डर में चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, चेंजेस या ऑल्टरेशन कर सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, जहां किसी भी महिला के पक्ष में 144 के तहत कोई ऑर्डर दिया है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या उससे तलाक ले लिया है, मैजिस्ट्रेट यदि संतुष्ट है कि यहाँ पे ये चीज हमें बता रहे हैं कि जब फीमेल ने 144 में कोई मेंटेनेंस लिया है, किससे, अपने हस्बैंड से जिसको उसने डाइवोर्स दिया है या हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया है, तो यदि कोर्ट को लगता है कि महिला ने तलाक की तारीख के बाद पुनर्विवाह किया है, रीमैरिज कर लिया है, तो पुनर्विवाह की तारीख से ऐसे आदेश को रद्द कर देगा। कि कोर्ट को लगता है कि जब मैंने फीमेल को मेंटेनेंस दिलाया, मंथली मेंटेनेंस उसको मिल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि उसने तो फिर से शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, रीमैरिज कर ली है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। क्योंकि आपको भरण पोषण तभी तक मिलेगा जब तक आप अपनी दूसरी शादी नहीं कर लेते हो या परिस्थितियों में चेंजेस नहीं हो जाते। अगर आप दूसरी शादी नहीं करते हो तो आप कंटिन्यू मेंटेनेंस ले सकते हो। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर हस्बैंड ये चीज प्रूव कर देता है कि वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। सेकंड कहते हैं महिला को उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया है और उसे उक्त आदेश की तारीख से पहले, अंडरलाइन करो, तारीख से पहले या बाद में पूरी राशि प्राप्त हुई है जो पार्टियों पर लागू किसी भी प्रथागत या व्यक्तिगत कानून के तहत देय थी। व्यक्तिगत कानून मतलब मुस्लिम लॉ में, अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो मुस्लिम लॉ में, हिंदू धर्म से हो तो हिंदू लॉ में, कि मतलब कि जो भी जैसे पंचायत करके मीडिएटर बिठा के हम क्या करते हैं, आपस में तलाक करवा लेते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में भी तलाक होते हैं कि दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, लड़की वालों ने क्या दिया है, लड़के वालों ने क्या दिया है, उनका सामान आपस में एक्सचेंज करके, कि जैसे कि लड़के वालों को ये बोल दिया जाता है कि लड़की की तरफ से जितना भी दान दहेज आया था, जितना भी सामान आया था वो आप वापस लौटा दो। लड़की वालों को ये बोल देते हैं कि जितना भी गोल्ड या जितनी भी चीजें आपको लड़के वालों की तरफ से दी थी वो आप लौटा दो। तो जब ये चीजें एक्सचेंज हो जाती है, तब यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि पहले से ही ये चीजें या ये मेंटेनेंस दिला दिया गया है, देन कोर्ट क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर में चेंजेस कर सकता है, कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। कि ऐसे मामलों में जहां राशि का भुगतान ऐसे आदेश से पहले किया गया था, उस तारीख से जिस दिन ऐसा आदेश दिया गया था, या किसी अन्य मामले में अवधि की समाप्ति की तारीख से जिसके लिए पति द्वारा महिला को वास्तव में भरण पोषण का भुगतान किया गया, तो कोर्ट को लगता है कि अगर हस्बैंड ये चीज प्रूव कर देता है कि लड़की ने या मेरी वाइफ ने फिर से शादी कर ली है, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट कैंसिल कर सकता है। या ऑलरेडी मेंटेनेंस की राशि दे दी है, तब भी कोर्ट क्या कर सकता है कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। या महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया है और अपनी स्वेच्छा से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के अपने अधिकारों को त्याग दिया है। अगर वाइफ ये कह देती है कि बस मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे अगेंस्ट आगे कोई मेंटेनेंस का क्लेम नहीं करूंगी, बस मुझे तलाक दे दो, अगर लड़की अपने भरण पोषण के अधिकार को त्याग देती है, तो यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट फिर से केस नहीं कर सकते हो। जैसा भी मामला हो, तलाक के बाद आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर दिया जाएगा। कि अगर मान लो कि वाइफ ने पहले ये कह दिया कि मैं अपने अधिकारों को त्यागती हूँ, मुझे कोई भरण पोषण नहीं चाहिए, वो फिर से थोड़ी टाइम बाद कोर्ट के पास जाती है,
कोर्ट भरण पोषण का ऑर्डर भी देने लगता है। हस्बैंड कहता है कि सर देखो मेरे पास ये प्रूफ है, इसने ऑलरेडी मना कर दिया था कि मैं अपने भरण पोषण के अधिकारों को त्याग देती हूँ। देन उस टाइम भी कोर्ट क्या कर सकता है, उस भरण पोषण के ऑर्डर को या तो कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है, या उसमें चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कब कोर्ट अपने भरण पोषण के ऑर्डर में चेंजेस कर सकता है। सबसेक्शन 4 कहते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा भरण पोषण या दहेज की वसूली के लिए कोई भी डिक्री करते समय जिसे 144 के तहत भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के रूप में करने का भुगतान करने का ऑर्डर दिया है, सिविल कोर्ट उक्त आदेश के अनुसरण में उस राशि को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब कि जब आपको मेंटेनेंस सिविल कोर्ट से भी दिलाया जा रहा है, क्रिमिनल कोर्ट से भी दिलाया जा रहा है, फैमिली कोर्ट से भी दिलाया जा रहा है, एक से अधिक कोर्ट में जब आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रहे हो तो जो भी राशि आपको मिलेगी वो कोर्ट क्या करेगा, उस राशि को मर्ज करके आपको देगा। तो सबसेक्शन 4 में लिख लो, राशि मर्ज करके भुगतान की जाएगी। देन बात करते हैं 147 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। देखो यहाँ पे हमें बताया है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण कार्यवाहियों के खर्चे की आदेश की प्रति, अंडरलाइन करो, जो मेंटेनेंस कोर्ट ने दिया है उसके ऑर्डर की कॉपी उस व्यक्ति को बिना भुगतान के दी जाएगी। मतलब जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया है उससे जब ऑर्डर की कॉपी दे रहे हो तो कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके पक्ष में ये ऑर्डर दिया है। उसके अभिभावक को या व्यक्ति को जिसे जैसा भी मामला हो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता कार्यवाही के खर्चे का भुगतान किया जाना है। ऐसा आदेश किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वे व्यक्ति जिसके खिलाफ ये किया गया है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पार्टियों की पहचान और भत्ते के गैर भुगतान के रूप में संतुष्ट हो जाने पर जैसा भी मामला लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इस सेक्शन को याद कर सकते हो कि जो ऑर्डर दिया गया है जिस व्यक्ति के फेवर में उस पर्सन को ये कॉपी जो दी जाएगी ऑर्डर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये हमारे आज सेक्शन हमने पढ़ा 145 से 147। देखो ये जो चैप्टर है ना 144 और 144 से 147 चैप्टर 10 जो मेंटेनेंस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्लास का जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, जैसे हमने BNS भी कंप्लीट पढ़ा है, BNS की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, BNSS हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लास कंटिन्यू करने का, बेरेक्ट पढ़ने का एक ऑब्जेक्ट ये है, जिनको बेरेक्ट पढ़ने में दिक्कत आती है कि हम की पॉइंट्स कैसे अंडरलाइन करें, तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाए कि इस तरीके से हमें बेरेक्ट पढ़ना है। अब इस सेक्शन में लमसम ये मान लो 10 से 12 हमें केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी होती है जो हमें मेंस पर्पस से पढ़नी होती है। वो चीजें मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि अपनी भी पर्टिकुलर एमडी लो क्लासेस है, उसके लिए आप पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। एक अपनी यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है जिसमें आज अगर आप प्रेजेंट में मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको BNS के 550 प्लस क्वेश्चन और BNSS के क्वेश्चंस की सीरीज उस पे चल रही है और इन फ्यूचर BS से भी हम करेंगे। तो इसके लिए आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास आपको कैसी लगी है, आपको सारी चीजें क्लियर हुई जो बेरेक्ट में बताई गई है, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक किस पॉइंट पे आपको डिफरेंसेस चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।